हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। बाकी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो 1 से लेकर के 4 तक ले जो चैप्टर दिए गए हैं आपके बुक में उन सब का क्वेश्चन आंसर हमने करा दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या आप आई बटन पे उसके लिंक को देख सकते हैं, जहां से आप उसको 1 से लेकर के 4 तक के जितने भी चैप्टर उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब लोग हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ और उसको देखते हैं कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए उनका हल कैसे करेंगे, उनका आंसर क्या होगा और उसको समझना कैसे है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन क में कहता है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन ख में विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन ग में शिक्षा क्षेत्र और ऑप्शन ग में सेवा क्षेत्र। तो देखिए, आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र कहा जाता है वो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन घ यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क में 6, ऑप्शन ख में 4, ऑप्शन ग में 5, ऑप्शन घ में 8। तो मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक हैं वो कितने हैं बच्चों? वो 5 है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि जो पांचों प्रमुख घटक है उनका नाम क्या है। आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से इस चीज को लिख कर जरूर बताइए कि मानव पूंजी के जो 5 प्रमुख घटक हैं उन पांचों का नाम क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम इसको बता देते हैं बीमारू का मतलब ही क्या होता है। देखिए, BIMARU है बीमारू। तो BI का मतलब होता है बिहार। BI का मतलब क्या होता है? बिहार। MA का मतलब होता है मध्य प्रदेश। क्या होता है? मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर उसके बाद R का मतलब होता है राजस्थान। राजस्थान। और यू का मतलब होता है यहाँ से उड़ीसा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपका जो 4 राज्य हैं, इन्हीं चारों राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है। और इन चारों राज्य के अलावा और भी आपको कोई राज्य दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो इन चारों को छोड़कर जितने भी राज्य आएंगे वो बीमारू राज्य नहीं कहलाएंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ग बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक नहीं आ रहा है। बाकी मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा ये सभी बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ग यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। देखिए, सरकारी और गैर सरकारी आप समझ पाते होंगे या आप इस चैप्टर को जब पढ़े होंगे तो आपको समझाया भी क्या होगा कि गैर सरकारी सेवा क्या होता है, सरकारी सेवा क्या होता है। ठीक है। गैर सरकारी का मतलब होता है जिसको आम व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति से उसको क्या करता है, उसको उस सेवा को बनाता है या उस सेवा का लाभ लोगों को पहुंचाता है, तो उसको हम लोग गैर सरकारी बोलते हैं। और जो सरकार के द्वारा जो सेवा चलाई जाती है उसको हम लोग सरकारी सेवा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन गैर सरकारी सेवा है। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क में सैन्य सेवा, ऑप्शन ख में वित्त सेवा, ऑप्शन ग में दिया मॉल सेवा और ऑप्शन घ में रेल सेवा। तो ये जो आपका मॉल सेवा यहाँ पे आ रहा है वो गैर सरकारी है। इसको हम लोग निजी व्यक्ति के द्वारा इसे चलाया जाता है। बाकी ये वित्त सेवा, सैन्य सेवा और जो रेल सेवा है ये हमारे सरकार, जो हमारी सरकार है उसके अंतर्गत ही चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ग होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, मॉल सेवा। ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। क्या कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, विद्युत होता है या इनमें से सभी होता है। तो देखिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत ये सारे चीज हैं, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा, इनमें सभी। अगर इनमें सभी नहीं होता तो हम लोग आगे की क्वेश्चन, आगे जो इसका ऑप्शन आता 4 नंबर में उस पर ध्यान देते, लेकिन इनमें सभी है तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है लघुत्तरीय। तो चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करते हैं फटाफट से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और पूछा गया है कि आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, आउटसोर्सिंग क्या होता है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं अपनी कंपनी की जगह किसी बाहरी या विदेशी संस्था या समूह से प्राप्त करती है, तो ऐसे सेवाओं को आउटसोर्सिंग या बाह्यस्रोती कहा जाता है। आप समझ पाए होंगे कि आउटसोर्सिंग जो है वो क्या होता है कि जब कोई कंपनी ए है, ठीक है, और ये कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये
कंपनी जो है वो बहुराष्ट्रीय यानी सभी राष्ट्र के अंतर्गत ये कंपनियां चल रही है, ठीक है। और ये अन्य कंपनियों से जो नियमित सेवाएं हैं वो नहीं लेती है, और बाहरी या विदेशों से या किसी और विदेश की संस्था से वो क्या करती है, सेवा प्राप्त करती है। तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा है कि सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बतलाइए या 5 सेवा क्षेत्र के नाम लिखिए। तो चलिए हमने यहाँ पे लिखा है सूचना और प्रौद्योगिकी से जो जुड़े 5 सेवा क्षेत्र वो निम्न है, जिनमें आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर सेवाएं, विज्ञापन सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं, कानूनी सेवाएं और चिकित्सीय सेवाएं। तो ये सभी जो है वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े सेवाएं हैं। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जब देश एवं राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। आप समझ पाए होंगे जब हम ऊपर समझा रहे थे कि इसमें जो सरकारी सेवा होता है वो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। देश की सरकार कहने का मतलब केंद्र सरकार, और राज्य सरकार मतलब जो भी आप राज्य के अंतर्गत रहते हैं, तो वहां की जो सरकारें हैं उनके अंतर्गत जो भी काम दिया जाता है लोगों को, और उसके बदले जो वेतन दिया जाता है, और वेतन के बाद जो लोग होते हैं उनसे विभिन्न क्षेत्र में काम करवाए जाते हैं। तो ऐसे चीजों को हम लोग सरकारी सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि सैन्य सेवा, सैन्य सेवा कहने का मतलब यहाँ पे पुलिस विभाग से रिलेटेड है, ठीक है, पुलिस विभाग से रिलेटेड है। फिर उसके बाद शिक्षा सेवा, शिक्षा सेवा में क्या होता है, आप जैसे टीचर हो गए, ठीक है, आप टीचिंग का काम कर रहे हैं। बैंकिंग सेवा यानी कि बैंक से रिलेटेड हो गया। तो ये सारी जो सेवाएं हैं वो सरकारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया होगा और आप समझ भी पाए होंगे और इसका आंसर खुद से भी लिख पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा कि जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभान्वित होते हैं, तो उसे हम लोग गैर सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे कि यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वरोजगार सेवाएं, ये सभी जो है वो गैर सरकारी सेवाएं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। आधारभूत संरचना कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आधारभूत संरचना कहने का मतलब यहाँ पे बेस है। अगर बेस अच्छा से नहीं बनेगा तो क्या होगा, और जब बेस का स्ट्रक्चर अगर बढ़िया होगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो देखिए हमने लिखा है कि आधारभूत संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है। जैसे कहने का मतलब आप घर बनाए तो उसका जो बेस है यानी जो जमीन के अंदर का जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है, जो आपने निर्माण किया है, अगर वो आपका बढ़िया है तो ऊपर का भी चीज बढ़िया रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि जो आधारभूत संरचना क्या है, तो एक सुविधा है, एक सेवा है जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए सहायता देता है। जैसे कि संचार, यातायात, ऊर्जा, वित्त, तो ये सभी क्या है, आधारभूत संरचना है। इन्हें आधारभूत संरचना के अंतर्गत कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर होता है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। तो देखिए रोजगार सेवा एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। हमने लिखा भी है कि रोजगार और सेवा में संबंध एक दूसरे को पूरा करना अर्थात पूरक है। इसके बारे में डिटेल में आपके बुक में लिखा है। क्या क्या आप देखिए बुक में डिटेल में क्या लिखा है कि रोजगार एवं सेवाएं का अभिप्राय यहाँ पर इन बातों से है कि जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है, एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया जाता है, तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि रोजगार क्या होता है और सेवा क्या होता है। रोजगार के मतलब आप समझिए कि कोई काम आप किसी के यहाँ कर रहे हैं, आप किसी के यहाँ कोई काम कर रहे हैं,
तो आपके लिए क्या हो गया, ये रोजगार हो गया। और जिसके यहाँ आप काम को कर रहे हैं और उस व्यक्ति के लिए क्या हो गया, सेवाएं हो गया। जैसे कहने का मतलब आप किसी के यहाँ ईंट जाकर लगाते हैं या किसी के यहाँ आप ईंट ढोते हैं, बालू ढोते हैं, जो भी चीज करते हैं, तो उसके लिए क्या हो गया, आप सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं। रोजगार क्या, यानी जो आप बालू ढो रहे हैं, ईंटा ढो रहे हैं, तो इसके बदले आपको क्या मिलेगा, उचित पारिश्रमिक मिलेगा या कह सकते हैं वेतन मिलेगा। तो ये आपके लिए क्या बन गया, रोजगार बन गया। लेकिन उस व्यक्ति के लिए क्या बन गया, सेवा बन गया, उसका आपने काम कर दिया। ठीक है, तो ये चीज एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, रोजगार और सेवा। तो उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आर्थिक संरचनाएं का क्या महत्व है। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर देखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि आर्थिक संरचनाएं प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। तो आपने यहाँ पे क्या महत्व देखा कि लोगों की खुशहाली देती है, साथ में वस्तुओं को उत्पादन में सहायक होती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से इसका जो संबंध है वो प्रत्यक्ष होता है। इन सभी कारणों से आर्थिक संरचनाएं महत्वपूर्ण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का था कि मंदी का असर भारत में क्या पड़ा। ठीक है, मंदी मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि उस समय व्यापार वाणिज्य ठप पड़ जाना, उसी को हम लोग मंदी बोलते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि हमारा जो आधारभूत संरचना है वो कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर हमारे देश पर कम पड़ा है। यानी सभी देशों के मुकाबले हमारा जो देश है उस पर इसका जो असर है वो बहुत कम पड़ा है। क्यों पड़ा है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है क्योंकि भारत की पूंजी बाजार काफी मजबूत है और खासकर भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र है वो भी काफी मजबूत है और पूरे देश में हमारे इंजीनियरों का जो स्थान है वो अव्वल है। तो इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि जो मंदी का असर है वो भारत में कम पड़ा है और आने वाले समय में भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो इस चैप्टर के लघुतरीय का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा है कि वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वैश्वीकरण के माध्यम से सेवा क्षेत्र में विकास की गति तेज हुई और उसका लाभ सभी देशों को प्राप्त करने का अवसर मिला। यानी कहने का मतलब वैश्वीकरण क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अन्य देशों में ज्यादा व्यापार कर सकती हैं। ठीक है, ज्यादा व्यापार कर सकती हैं, अपना जो कारखाना है उसको स्थापित कर सकती हैं। इसी को हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। यानी विश्व के किसी भी देश में जा करके आप व्यापार कर सकते हैं, तो ये वैश्वीकरण नीति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के माध्यम से सेवा क्षेत्र में विकास की गति को तेज हुई और उसके साथ साथ जो लाभ प्राप्त हुआ वो सभी देशों को मतलब लाभ प्राप्त करने का अवसर मिला। आज विश्व के औद्योगिक विकसित देश अपने उत्पाद एवं सेवाओं के विभिन्न कामों का संपादन वैसे देशों में कराने लगे हैं जहां सस्ती श्रम शक्ति उपलब्ध है। मतलब इसका समझिए कि आज विश्व के बहुत ऐसे जो विकसित देश हैं अपने उत्पाद का मतलब जो चीज को प्रोडक्ट कर रहा है, जो चीज को बना रहा है और उससे रिलेटेड जो सेवा है वो विभिन्न देशों में उसको क्या कर रहा है, संपादित करवा रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे कम पैसे में बहुत कम सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे सस्ते मजदूर मिल जाने की वजह से वहाँ पे इनकम भी ज्यादा हो जाती है और दूसरे कंट्री में माल भेजने में बहुत आसानी भी हो जाती है। तो ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं हैं वो अधिकांश रूप से चीन में बनती हैं या कोरिया में बनती हैं। ठीक है, और भारत में भी डाबर कंपनी अपने उत्पादों के कम मूल्य करने के लिए अपने पड़ोसी देश जो नेपाल है वहां पे कारखाने खोल रखे हैं। क्यों कारखाने खोल रखे हैं, क्योंकि वहां पे जो श्रम शक्ति है यानी कि जो लोग मजदूर हैं वो सस्ते मिल जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पर मतलब लाभ भी हो रहा है और सभी देश में जो महंगाई दर है उसे कम भी आंका जा सकता है। जैसे आप कोई चाइनीज चीज खरीदते हैं, जैसे आप एक हेडफोन ही खरीदते हैं तो जो चाइनीज होता है वो आपको कम दाम में मिल जाता है और जो और मतलब ब्रांडेड होता है उसमें आपका ज्यादा पैसा लगता है। तो यही चीज होता है वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर।
उम्मीद करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और अपने सुझाव को जरूर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।